सेंट्रल बॉडी से दूर है, जैसे कि पाँव हैं, टांगे हैं, हाथ हैं या बाजू हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है पाँव के हिस्सों को या टांगों को, और ज़्यादातर घुटने से नीचे वाला जो एरिया है उसको इफेक्ट करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बाकी जगहों पे नहीं हो सकता। ये इफेक्ट किसी भी जगह को कर सकता है, हत्ता कि फेस को भी इफेक्ट कर सकता है। ब्रेक डाउन हो जाए, स्किन एक अल्लाह ताला ने वो लेयर बनाई है जो पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो उसके किसी भी हिस्से में थोड़ा सा क्रैक आ जाए, और वो क्रैक ऐसा भी हो सकता है कि जो नज़र आए और ऐसा भी हो सकता है जो नज़र ना आए। ठीक है, इतना फाइन क्रैक भी हो सकता है। वो जो डिफेंस का मैकेनिज्म है वो कमज़ोर हो जाए, वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। जैसे कि शुगर के पुराने मरीज़ हैं, उनमें डिफेंस मैकेनिज्म खून लेके आने वाली होती हैं जिसको आर्टरीज कहते हैं, एक खून वापस लेके जाने वाली होती हैं जिनको वेंस कहते हैं, और एक पानी की नालियाँ होती हैं जो एक्स्ट्रा पानी पैदा होता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, और ज़्यादा पैदा होता है पाँव में या टांग के नीचे वाले हिस्सों में, उसको जो लेके जाने वाली होती हैं उसको लिम्फेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों नालियों में से किसी भी नाली की बीमारी जो है वो स्किन को अफेक्ट कर सकती है, और अगर स्किन अफेक्ट हो जाती है तो फिर सेलुलाइटिस भी हो सकती है, भी आ जाती है। तो 3-4 चीज़ें जो मेनली उसकी शुरू की अलामतें होती हैं वो पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, और लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप उस एरिए को दूसरी टांग से कंपेयर करेंगे तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर है। आज हमारा वेस्कुलर सर्जरी का ये 10वां प्रोग्राम है। आज हम डॉक्टर इलियास सदक साहब से सेलुलाइटिस के बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सेलुलाइटिस क्या होता है? जी, सेलुलाइटिस जो है एक इंग्लिश का वर्ड है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। उर्दू तर्जमा तो इसका करना मुश्किल है। मैंने कोशिश भी की है इसका कोई उर्दू मतलब तलाश करने की, उर्दू में इसको तर्जमा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब बेसिकली ये है कि स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। अब स्किन पूरी बॉडी में होती है, स्किन किसी भी एरिया की जब इन्फेक्ट हो जाए तो उसको सेलुलाइटिस कहते हैं। अब इन्फेक्शन जो है वो भी बहुत सारी किस्मों का हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, और मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन मेनली जो इन्फेक्शन ये होता है ये बैक्टीरियल होता है। ठीक है, बैक्टीरियल से मुराद ख़ास किस्म के जरासीम होते हैं जो कॉमनली अफेक्ट करते हैं बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को। और ये सर सेलुलाइटिस कौन से बॉडी के हिस्से का ज़्यादा कॉमन है? पेरिफेरल हिस्से हैं, यानी कि जो हिस्से जो मेन सेंट्रल बॉडी से दूर है, जैसे कि पाँव हैं, टांगे हैं, हाथ हैं या बाजू हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है पाँव के हिस्सों को या टांगों को, और ज़्यादातर घुटने से नीचे वाला जो एरिया है उसको इफेक्ट करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बाकी जगहों पे नहीं हो सकता। ये इफेक्ट किसी भी जगह को कर सकता है, हत्ता कि फेस को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात भी इसकी काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं। सबसे जो मेन चीज़ है कि स्किन में ब्रीच आ जाए, यानी कि स्किन का कुछ हिस्सा ऐसा जो ब्रेक डाउन हो जाए। स्किन एक अल्लाह ताला ने वो लेयर बनाई है जो पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो उसके किसी भी हिस्से में थोड़ा सा क्रैक आ जाए, और वो क्रैक ऐसा भी हो सकता है कि जो नज़र आए और ऐसा भी हो सकता है जो नज़र ना आए। ठीक है, इतना फाइन क्रैक भी हो सकता है। तो किसी भी किस्म की ब्रेक डाउन आ जाए स्किन में तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसमें से जरासीम अंदर चले जाएंगे और वो इन्फेक्शन कर देंगे। एक तो ये है, जो क्रैक है वो चोट लगने से भी आ सकता है, कि किसी इंसेक्ट बाइट से भी आ सकता है, किसी और चीज़ के काटने से भी आ सकता है, गिरने से भी आ सकता है। कोई ऐसी बीमारी भी स्किन की हो सकती है जो स्किन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दे। तो स्किन का जो बैरियर है जिस तरीके से भी ख़त्म होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक तो ये तो है लोकल वजह, एक वजह होती है जनरल वजह हो सकती है कि पूरी बॉडी में आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस का मैकेनिज्म है वो कमज़ोर हो जाए। वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, जैसे कि शुगर के पुराने मरीज़ हैं उनमें डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर हो जाता है, गुर्दों के पुराने मरीज़ हैं उनमें डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर हो सकता है, या और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म को कमज़ोर कर दें, तो उससे इन्फेक्शन स्किन का आने में का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। फिर जैसे कि मैंने कहा कि टांग में ज़्यादा मसला होता है ये, और टांग की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से टांग की स्किन जो है वो डैमेज होती है, और उसमें से सेलुलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि खून की नालियों की बीमारियां, खून की नालियों में रुकावट आ जाए या खून की नालियों में लीकेज आ जाए, उससे स्किन डैमेज होती है, और स्किन डैमेज होने से फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसको आप सेलुलाइटिस बोलते हैं। तो सर आप हमें बता सकते हैं भी ये जो वेस्कुलर कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से सेलुलाइटिस के होने के चांसेस होते हैं? देखिए जी, वेस्कुलर की अगर हम टांग के हवाले से बात करते हैं तो पहले तो आप ये जान लें कि 3 किस्म की खून की नालियाँ होती हैं। एक खून लेके आने वाली होती हैं जिसको आर्टरीज कहते हैं, एक खून वापस लेके जाने वाली होती हैं जिनको वेंस कहते हैं, और एक पानी की नालियाँ होती हैं जो एक्स्ट्रा पानी
पैदा होता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में और ज़्यादा पैदा होता है पाँव में या टांग के नीचे वाले हिस्सों में, उसको जो लेके जाने वाली होती हैं उसको लिम्फेटिक्स कहते हैं। ठीक है। तो इन तीनों नालियों में से किसी भी नाली की बीमारी जो है वो स्किन को अफेक्ट कर सकती है, और अगर स्किन अफेक्ट हो जाती है तो फिर सेलुलाइटिस भी हो सकती है। और तीनों में से कौन सी बीमारी है जो ज़्यादा जो है ना ये सेलुलाइटिस या इन्फेक्शन? हाँ, सबसे ज़्यादा कॉमन तो वेन्स की बीमारी है। ठीक है। वेन्स वो चीज़ है कि जो खून पाँव से लेके दिल की तरफ जाती है, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आप खड़े होते हैं तो जो वेन है वो ब्लड पंप करती हैं और वेन सारा ब्लड अपना लेके दिल की तरफ जाती हैं। जब उनमें लीकेज आ जाए या ब्लॉकेज आ जाए तो ये ब्लड पूरी तरह ऊपर की तरफ नहीं जा सकता और वो टांग की वेनों के अंदर ही खड़ा रहेगा। जब वो खड़ा रहेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर अल्टीमेटली स्किन पे आएगा और खून के सेल जो हैं वो नाली से निकल के स्किन के अंदर आ जाएंगे। जब स्किन के अंदर आएंगे तो स्किन में वो खड़े रहेंगे और स्किन को डैमेज करेंगे और स्किन का कलर भी चेंज होगा, उसमें फिर इन्फेक्शन भी होने के चांसेस जख्म भी बनने के। हाँ जी। तो सर इस बीमारी की अलामत क्या हैं? सबसे पहली तो अलामत होती है कि जिस जगह पे ये इन्फेक्शन हो रहा है या सेलुलाइटिस हो रहा है उस एरिया में थोड़ा सा कलर चेंज आता है, जैसे कि रेडनेस हो जाती है या कोई और ब्लूइश टाइप कलर हो जाता है। दूसरा, वहाँ पे टेम्परेचर उस एरिया का बढ़ जाता है, सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा उसका लोकल एरिया का टेम्परेचर हो जाता है, उसमें पेन शुरू हो जाती है और स्वेलिंग भी आ जाती है। तो 3-4 चीज़ें जो मेनली उसकी शुरू की अलामतें होती हैं वो पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है और लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप उस एरिए को दूसरी टांग से कंपेयर करेंगे तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो सर इस बीमारी की तशख़ीस कैसे मुमकिन है? तशख़ीस आप ख़ुद तो आपके लिए करना मुश्किल है आपको, लेकिन आइडिया थोड़ा सा हो सकता है कि लोकल एरिया मेरा अफेक्ट हो रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम है। जो ही आपको ये शक पड़े तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास फौरी जाएं और उसकी डायग्नोसिस कराएं, क्योंकि इसमें एक मसला ये है कि अगर इसमें प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगी तो ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर जाएगा और जितना ज़्यादा ये स्प्रेड हो चुका होगा उतना ज़्यादा इसको मुश्किल हो जाएगा ट्रीट करना। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो सेलुलाइटिस कौन से ग्रुप ऑफ पीपल में ज़्यादा होने के चांसेस हैं? 2 आप इसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ग्रुप वो है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, जैसे कि शुगर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट पेशेंट हैं, उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है और उनके भी टांगों में ये प्रॉब्लम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट। और दूसरे ऐसे पेशेंट जिनको वेन्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, जब वेन्स का प्रॉब्लम लीकेज का आता है, ख़ास तौर पे लीकेज का आता है और ब्लड आपका पूरी तरह सर्कुलेट नहीं कर रहा और ऊपर नहीं जा रहा, टांग में खड़ा रहेगा, स्किन आपकी डैमेज हो जाएगी, स्किन में ज़ख्म बनने शुरू हो जाएंगे और उन ज़ख्मों से फिर आगे सेलुलाइटिस हो जाएगा। तो अगर ऐसे पेशेंट अपना इम्यून सिस्टम इंप्रूव करें जनरल ट्रीटमेंट के साथ और अपनी वेन्स की कंडीशन को असेसमेंट कराएं कि अगर उसमें लीकेज है तो उसकी ट्रीटमेंट कराएं और अगर उसमें ब्लॉकेज है तो उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। अगर वो प्राइमरी प्रॉब्लम ट्रीट हो जाएगा तो सेलुलाइटिस होने के चांसेस या तो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। इस बीमारी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही है कि ये जो जैसे हमने कहा ना, ये लोकल इन्फेक्शन होता है, यानी किसी खास एरिया का, छोटे से एरिया का इन्फेक्शन होता है, ये ब्लड में चला जाता है। जब ये ब्लड में चला जाएगा तो ये पूरी बॉडी का इन्फेक्शन हो जाएगा और उससे फिर टेम्परेचर, आपको सबसे पहली अलामत उसकी होती है कि बुखार होता है। जब बुखार होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब ये इन्फेक्शन स्किन से निकल के ब्लड में भी जा चुका है। ठीक है, तो वो फिर सीरियस भी हो सकता है, वो पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसको आप सेप्सिस बोलते हैं या सेप्टिसीमिया बोलते हैं, वो भी कर सकता है और टांग के किसी हिस्से को भी डैमेज कर सकता है और पूरी टांग को भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट बहुत अर्जेंटली शुरू होनी चाहिए। तो जैसे आपने ट्रीटमेंट का जिक्र किया, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है तशखीस है। जब आपकी तशखीस हो गई है फिर इसमें हो सकता है 1-2 आपके ब्लड के टेस्ट कराने पड़े, कोई अल्ट्रासाउंड कराना पड़े टांग का, और वो जब कंप्लीट हो जाए तो फिर इसकी मेन ट्रीटमेंट जो है वो तो एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक, इसमें रेस्ट करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेगी, वो उसके मुताबिक लेनी पड़ेगी जिस तरह का इन्फेक्शन है। तो वो ज़ाहिर है आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस तरह की आपको एंटीबायोटिक चाहिए, आपको थोड़ा बेड रेस्ट चाहिए, टांग को आपको ऊंचा करके रखना पड़ेगा और हो सकता है कुछ लोकल ट्रीटमेंट भी चाहिए होगी उस एरिया की जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है। जैसे आपने ट्रीटमेंट का जिक्र किया है, इसमें पेशेंट को दाखिल भी हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है? हाँ, ये डिपेंड करता है उसकी इन्फेक्शन की सीवियरिटी पे। अगर तो बहुत सीवियर है तो बाज़ का दाखिल करना पड़ जाता है, एंटीबायोटिक जो है वो IV देनी पड़ जाती
जाती है, यानी कि वेन के थ्रू देनी पड़ जाती है। अगर इन्फेक्शन अभी माइनर स्टेज पे है और अर्ली स्टेज पे है तो फिर बाज़ औक़ात टैबलेट से ही ये ट्रीटमेंट हो सकती है। इसमें जो सबसे जो लोग जो प्रॉब्लम करते हैं ये ट्रीटमेंट को दरमियान में छोड़ देते हैं। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखी, टेम्परेचर ख़त्म हो गया, पेन ख़त्म हो गई और वो एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं। इसमें आम तौर पे थोड़ी प्रलॉन्ग एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। ये 5 दिन वाली एंटीबायोटिक से ये ठीक नहीं हो सकता। तो सर इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है? बचा देखें, जो हमने वजूहात डिस्कस की, अगर उन वजूहात को आप अवॉइड करेंगे तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक तो ट्रॉमा को अवॉइड करेंगे, स्किन में ब्रेक डाउन किसी किस्म की हो जाए उसकी लुक आफ्टर करें, डेली अपनी हाइजीन की लुक आफ्टर करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी सफाई अपनी रखनी पड़ेगी, शावर डेली लें। और अगर आपका कोई इम्यून सिस्टम वीक है किसी वजह से तो उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर कराएं। और अगर आपको वेन्स का प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट कराएं, तो इससे इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी सेलुलाइटिस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसके कोई ओवरऑल बॉडी के ऊपर भी असरात आते हैं? ओवरऑल असरात तो यही उस वक्त इमीडिएटली आते हैं जब ये इन्फेक्शन हो रहा होता है, कि ये इन्फेक्शन ब्लड में चला जाता है और पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म असरात इसके बॉडी पे कोई ख़ास नहीं होते। जब अगर ये ठीक हो गया एक दफ़ा तो इसके बॉडी पे कोई लॉन्ग टर्म असरात नहीं होते, लेकिन उस एरिया पे लॉन्ग टर्म असरात रह सकते। वो एरिया परमानेंटली बाज़ का डैमेज हो जाता है, वो स्किन का एरिया परमानेंटली डिसकलर्ड हो जाता है, कलर उसका कभी भी तकरीबन नॉर्मल नहीं होता और उसमें फिर ज़ख्म जब बन जाते हैं वो स्कार रह जाता है उस एरिया का। तो लोकल एज में ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बजाय कि पूरी बॉडी पे। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, इस बीमारी के दोबारा होने के कितने % चांसेस होते हैं? दोबारा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप उसकी वजह को तलाश ना करें। अगर उसकी वजह आपको मिल गई है और उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो फिर इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि ये बार बार हो जाता है। और ये ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ जिनमें वेन्स का प्रॉब्लम आता है, या वो लीकेज हो या ब्लॉकेज हो या कोई और प्रॉब्लम हो, उनमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो पेशेंट इसकी आधी ट्रीटमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई और बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिया आपने, उनको दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको दवाई को तब तक बंद नहीं करना चाहिए जब तक आपको डॉक्टर ना कहें कि इसको दवाई को आप बंद कर दें, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो। मैं सर एक और ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें जो एक पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट हो गई है तो उसके बाद भी उसको अपने फिजिशियन को जो है ना इसको चेक करवाना चाहिए? इसको कम से कम भी 2 या 3 फॉलोअप तो लाजमी होते हैं। ठीक है, आप 3 मंथ्स बाद या 6 मंथ बाद दोबारा आके अपनी असेसमेंट कराएं कि अभी पता चले कि अभी कोई रेजिडुअल चीज़ बच तो नहीं गई, इन्फेक्शन का कोई थोड़ा बहुत रेमिनेंट रह तो नहीं गया, या आपको मजीद वेन्स का जो प्रॉब्लम है उसकी असेसमेंट पूरी हो गई है या उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये जब आपका डॉक्टर आपको खुद कहे कि जी अब आपको दोबारा चेकअप की ज़रूरत नहीं है, अब ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है और इसकी जो वजूहात हैं वो भी हमने देख ली और उनकी भी ट्रीटमेंट कर ली है, उसके बाद आपको फॉलोअप की ज़रूरत नहीं रहती। सर आप अपने पेशेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो ये पेशेंट को यही देना चाहेंगे कि इसको इमीडिएटली जब आपको शक पड़े या आपके हाथ या पाँव या बाजू या टांग में कोई पेन है, रेडनेस है और कुछ स्वेलिंग शुरू हो गई है तो इसका फौरी चेकअप ज़रूर कराएं। खुद से इसकी ट्रीटमेंट ना करें, क्वैक से भी इसकी ट्रीटमेंट ना कराएं ताकि ये मसला जो है वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म में ना आए और प्रलॉन्ग ना हो। वो अगर आप कर लेंगे तो फिर इसमें ज़्यादा परेशानी की बात। ठीक है, थैंक यू सो मच।